जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 स्टाफिंग, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का हम लोग स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो, पहला वीडियो जो था उसमें ही मैं ये सब हल्का हल्का बता दिया था। आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 8 पॉइंट आपको वहां से रेफरेंस बहुत अच्छा से मिलेगा। आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस प्रोसेस में सबसे पहला काम ये देखना है कि हमारे बिजनेस में काम कितना। मैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज में बांट दिया हूं कि हम लोग जब मैन पावर का रिक्वायरमेंट मतलब हमें कितने लोग चाहिए, इसे जब एस्टिमेट करेंगे ना, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वर्कलोड देख लेंगे कि बिजनेस में वर्कलोड कितना है। वर्कलोड का मतलब यह है कि हमारा बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फिनांस डिपार्टमेंट होगा, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो काम के अकॉर्डिंग हमें कितने लोगों की जरूरत है, सबसे पहले उस चीज को हम लोग यहां पे देखेंगे। तो यहां पे वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब क्या, वर्कफोर्स एनालिसिस में यह बताया गया है कि हमारा जो काम जो था, वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग क्या देखे, काम देखे। तो उस काम के अकॉर्डिंग हमें कितने लोगों का जरूरत है, और कितने लोगों का जरूरत तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को उठा के लेके आ जाना है। उस काम के लिए जो सुटेबल है बस उसे ही उठा के लेके आना है। तो स्टाफिंग का काम क्या है, सबसे पहले इस चीज को देखना कि काम कितना है बिजनेस में, उस काम के अकॉर्डिंग कितने लोगों का जरूरत है, और कितने लोगों का जरूरत है लेकिन किस काम के लिए कौन सा लोग का जरूरत है, इसे उठा के लेके आना, ये हमारा स्टाफिंग का काम है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ स्टाफिंग का प्रोसेस में, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्लियर हो रहा है। पॉइंट टू हमारा क्या है, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, हम लोग यहां पे देखो क्या लिखे, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। यहां पे हम लोग को क्या बताया गया है कि हम अपना जॉब का वैकेंसीज के लिए, हम अपना काम का वैकेंसीज के लिए सभी को इनवाइट करें। किस चीज के लिए, कि हमारे पास आके हमारे बिजनेस में आप लोग काम करो। देखो सिंपल सा चीज है, रिक्रूटमेंट रखा क्यों जाता, हम लोग 1 to 1 जाके पिक करके ला सकते हैं कि हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, हमें एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए, हमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए, हम लोग जाके पिक करके लेके आ सकते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट डालते हैं, मतलब इंटरव्यूज। ठीक है, तो इंटरव्यूज के लिए यहाँ पे सबको इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं ना, बहुत जगह पे क्या होता है, बहुत जगह पे हम लोग ये देखते हैं कि बिठा के लोगों को खिलाया जा रहा है। कोई इंसान होता है जो उसे परोसा जाता है, तो उस टाइप का शादी में भी हम लोग गए हैं, और उस टाइप का भी शादी में हम लोग जाते हैं पार्टीज में जहां पे बुफे लगे रहता है। तो पहला वाला में क्या होता है, जो सामने वाला हमें खिला रहा बस वही खाना है। लेकिन बुफे सिस्टम में क्या होता है, बुफे सिस्टम में हमें यह पता चलता है कि हमारा जो इच्छा हम लोग पिक कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट भी सेम उसी टाइप का है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे इंटरव्यूज के लिए, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब जैसे हम लोग इंटरव्यूज लेंगे तो उसमें से जो बेस्ट होगा ना उसे हम लोग पिक करेंगे। तो हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हमें जो चाहिए हम लोग वही पिक करेंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या देखे, रिक्रूटमेंट से हमें क्या मिला कि जिस टाइप के लोग हम लोग को चाहिए थे उसी टाइप के लोग को हम लोग यहां पे रिक्रूटमेंट के थ्रू पिक करेंगे, जो हमारा जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। क्लियर हो रहा है। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या बताया गया, सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन मतलब क्या, यहां पे जो हम लोग रिक्रूटमेंट लिए उसमें से हम लोग बेस्ट पर्सन को चूज करेंगे। देखो क्या लिखा, चूज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। यहां पे जो बेस्ट हम लोग को मिला वहां से चूज करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या, सुटेबल लोग को लेना। क्यों सुटेबल लोग को लेना है, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को भी उठा के हम बिजनेस में डाल दे। हम लोग को ये देखना है कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है, वो हमारे पास कितना साल तक काम करेगा, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि नहीं करेगा। तो उस टाइप के बंदे लोग को लेना है कि अगर हम उसे ट्रेनिंग देते, सिलेक्ट तो कर लिए लेकिन अगर ट्रेनिंग देंगे,
वो हमारे पास कितना साल तक काम करेगा। अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं वो हमारे पास से ट्रेनिंग लेगा और छोड़ के भाग जाएगा, तो वैसे बंदे को सिलेक्ट ही नहीं करना। तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस एप्लीकेंट्स। तो उसमें से जो अच्छा लगे और जो फ्यूचर तक हमारे साथ रहे उसे ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे अभी क्या बताया गया, आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट को असाइन करेंगे। किस चीज के लिए, सुटेबल जॉब के लिए। अब सिंपल सा है, यहाँ पे तो हम लोग 50, 100, 500 जितना कभी इंटरव्यू लिए उससे जो 10, 20, 25 लोग को जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूं कि एक गवर्नमेंट जॉब का पियोन का एक वैकेंसीज था, पियोन के लिए पीएचडी होल्डर लोग जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो सोच सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही ज़्यादा है कि देखो कितने अच्छे अच्छे लोग आएंगे हमारे पास अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट में क्या पता चला कि इतने अच्छे अच्छे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छे अच्छे लोग को ईजिली हायर कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद देखो क्या बोला गया, आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट इज असाइन ए सुटेबल जॉब। तो उसे सुटेबल जॉब हम लोग देंगे। कौन कैसा है, स्टाफिंग का मतलब ही यही बताया गया था आपको, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन राइट टाइम। तो सिंपल सा यहां पे बात क्या हो गया कि एक इंसान को जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो उस काम के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, मुझे एक अकाउंटेंट का जरूरत है, तो मैं क्यों मार्केटिंग का बंदे के लूं, एक अकाउंटेंट लूंगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट 5 में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया पता ही आप लोग को, एंड डेवलपमेंट, ट्रेन क्यों करते हैं, डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है और क्यों डेवलपमेंट किया जाता है। देखो, इट हेल्प्स यू इंप्रूव जॉब नॉलेज एंड कंपिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय। देखो यहां पे ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है कि मार्केट में हमारे कंपिटिटर्स बहुत ज्यादा है। अगर उनके अकॉर्डिंग उनसे अच्छा ट्रेनिंग उनको नहीं मिलेगा ना, तो मार्केट वाले उसे खा जाएंगे। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, वो जब मार्केट में निकलेगा बाहर वाला बंदा, तो वो सारा काम को इजीली पिक कर लेगा। लेकिन अगर हमारा बंदे को ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि काम को करना कैसे है, तो वो कभी भी मार्केट में जाएगा तो उसे वो क्लाइंट नहीं मिलेगा, ना वो क्लाइंट से डील कर पाएगा अच्छा तरीका से। इसीलिए सबसे पहले क्या करो, उसे ट्रेनिंग दो। जो काम वो करेगा उसके बेसिस पे पूरा का पूरा ट्रेनिंग दो और उसे डेवलप करो। डेवलप करो मतलब आज जैसा आया है आने वाला टाइम में वैसा वो नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए कि अगर वो जिंदगी भर ही वैसा रहेगा, ना हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा, ना वो खुद ग्रोथ होगा। आने वाला टाइम में हम खुद निकाल देंगे वो, या फिर वो खुद ही निकल जाएगा। तो इसलिए डेवलप करना हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो कंपिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब उसका नॉलेज और उसका कंपिटेंसी इतना ही ज़्यादा हो जाए कि वो आने वाला टाइम में अपने आप को ग्रोथ कर सके। आज जैसे क्लास 1 में है तो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरीका से वो अपने आप को पाए। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो अप्रेजल क्यों जरूरी है, आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 12 पास करके अगर ग्रेजुएशन में नहीं जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे कभी, बिल्कुल भी नहीं। तो जब इन लोग जब काम करेंगे, इन लोग को जो सिलेक्ट किया जाएगा, इन लोग को जो सैलरी दिया जाएगा, सिर्फ उतना ही सैलरी में उन लोग काम करते रहेंगे क्या, कभी जिंदगी भर तो नहीं कर सकते। या वही पोजीशन में जिंदगी भर काम करते रहेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अप्रेजल देना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ही ज़्यादा, मतलब प्रमोशंस आपको यहाँ पे जब दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। तो जिसका जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसे क्या दिया जाएगा, अप्रेजल दिया जाएगा कि आपको अगर 50,000 रुपये मिल रहा है सैलरी, तो आने वाला टाइम में 70,000 होगा, उसके बाद 1 लाख होगा, उसके बाद 1.5 लाख होगा, उसके बाद 2 लाख होगा, उसके बाद 5 लाख होगा। इस टाइप से अगर हमें इस चीज़ का एश्योरेंस ना मिले तो क्या हम जिंदगी में ऐसा काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद ले लो ना, आपको अगर एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि हाँ हम लोग एग्जाम देंगे और हमें ग्रेजुएशन पहुँचाया ना जाए, वो बोर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए, कॉपी चेक करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमें ये एश्योरेंस मिलता है कि हम लोग अगर अच्छा काम किए, अच्छा लिखे, तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और हम लोग ग्रेजुएशन में भी जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही है, अगर इस टाइप का अगर नहीं हुआ, अप्रेजल नहीं दिया गया,
तो कोई भी बंदा हमारे बिजनेस में टिकेगा ही नहीं। अगर टिकेगा ही नहीं तो क्या बार बार हम लोग स्टाफिंग करते रहेंगे? क्या स्टाफिंग कर भी लिए तो क्या हमें वैसा स्किल्ड वर्कर हमेशा मिलते रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रेजल देते हैं ताकि हमारे पास वो बंदा हमेशा के लिए जुड़े रहे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखो कितना ज्यादा जरूरी है। अगर एक एम्प्लॉय के साथ बैठ के उसका प्रमोशन का बात ना करें और उसका करियर प्लानिंग अगर हम लोग ना करें तो बिजनेस में हम बहुत अच्छे अच्छे स्किल्ड वर्कर को खो देंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको बिठाया गया, आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, मतलब इवैल्यूएट किया गया। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता तो अच्छे वर्कर्स को बुलाया जाता और 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही उसे बोल दिया जाता है कि आने वाला टाइम में आपको अप्रेजल मिलने वाला है, मतलब प्रमोशन मिलने वाला है, आप जो पोस्ट में थे उसके ऊपर वाले पोस्ट में आप जाने वाले और सैलरी भी 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्टली बहुत लॉयल होते हैं कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, उस वक्त देखना है कि उस टाइप का वर्कर को ना लोग बिठाने के साथ साथ आने वाला 10 साल 15 साल का पूरा करियर प्लान समझाते हैं कि आप जब ये बिजनेस में रहोगे तो आपका आने वाला 2 साल कैसा होगा, आने वाला 5 साल कैसा होगा, आने वाला 10 साल कैसा होगा, ये चीज डिस्कस किया जाता। तो यहाँ पे हम लोग को प्रमोशन तो मिलता है, उसके साथ साथ करियर का प्लानिंग भी उससे बताया जाता, मतलब स्टाफ। तो वो क्या करता है, एक लॉयल होके क्या करता है, वो बिजनेस में हमारे काम करता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में इतना ही ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ही लॉयल हो गया कि वो अपना आने वाला 10 साल 15 साल 20 साल उसी बिजनेस में देख रहा है। तो स्टाफिंग का ये काम है, स्टाफिंग का प्रोसेस ही यही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, जितना काम रहे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एम्प्लॉय को ले, किसके थ्रू, जहाँ से हमारा रिक्रूटमेंट आएगा। क्लियर हो रहा है? सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन दे, उसके बाद ट्रेनिंग दे, उसको डेवलप करे, फिर उसे अप्रेजल दे, फिर उसके बाद करियर प्लानिंग बताए, एंड लास्ट जो हमारा है वो है हमारा कंपेंसेशन सिस्टम। में अगर कंपेंसेशन कम मिला तो कोई भी एम्प्लॉय आपका बिजनेस में साथ नहीं देगा। कंपेंसेशन का मतलब हो गया सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, आप ये चीज बोल सकते हो। तो अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे अभी आपको एग्जांपल मैं दिया कि आप अगर 12 पढ़ाई कर रहे हो, उसका रिजल्ट ही अगर आपको शो नहीं किया गया तो क्या आप कभी पढ़ोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे, अगर एक एम्प्लॉय को कंपेंसेशन अच्छा नहीं मिलता है, अगर वो 8 घंटा दिन का काम करता है, उसे 8 घंटे के पैसे ना मिले तो क्या वो काम करेगा ढंग से? अगर कोई एक स्किल्ड वर्कर है जो 8 घंटे ही काम कर रहा है लेकिन काम करके दे रहा है 12 घंटे का, उसको 12 घंटे के हिसाब से अगर पैसा ना मिले तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो कंपेंसेशन बहुत अच्छा से होना चाहिए। अगर कंपेंसेशन अच्छे से नहीं मिला, मतलब सैलरी अच्छे से नहीं मिला, वेजेस अच्छा से नहीं मिला, या फिर रेम्यूनरेशन अच्छे से नहीं मिला, तो आपके साथ कभी भी कोई भी बिजनेस में एक स्टाफ या एक एम्प्लॉय नहीं रहेगा। तो ये था हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस। होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, मैं जस्ट कीवर्ड्स लिखा हूं, मैं नोट्स यहाँ पे नहीं लिखा हूं, ना मेरे को नोट्स लिखा के यहाँ पे अंडरलाइन करके समझाने का आदत है। तो आप लोग बस और बस यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूँ कि आप लोग समझ के सबसे ज्यादा पढ़िए, रटने से बेटर है कि आप लोग समझ लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखाया हूँ, आप लोग इजीली समझ जाओगे। रहा बात नोट्स का, नोट्स इंटरनेट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए वहां से कलेक्ट कर लीजिए। बुक में सबसे अच्छा से लिखा हुआ, आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं। और बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल भी मिस करके मत जाना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय।